दोस्तों नमस्कार। आज आपको सुनाते हैं गाई दी मोपासा की कहानी प्रेम। मोपासा का जन्म 1850 में फ्रांस में हुआ और मृत्यु 42 साल की उम्र में 1893 में हो गई। इनकी पहचान लघु कहानियों के लेखक के रूप में रही है। हालांकि इन्होंने कुछ उपन्यास, कविताएं, यात्रा, संस्मरण भी लिखे हैं। साहित्य प्रेम उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिला था, ऐसा कहा जाता है। मानसिक बीमारी की वजह से इनका जीवन बुरी तरह प्रभावित रहा और बताया जाता है कि अंत में निराशा के गर्त में डूब गए, जो इनकी मौत का कारण भी बना। मोपासा को आधुनिक कहानियों का जनक कहा जाता है। इनकी अधिकतर कहानियों में युद्ध, हिंसा, लालच और कुरीतियों के प्रति तृष्णा झलकती है। उन्हीं की एक कहानी है प्रेम। मैंने अभी अखबार में आम खबरों के बीच जुनून भरे प्यार का एक किस्सा पढ़ा है। एक युवक ने पहले एक युवती को मारा और फिर खुद की जान ले ली। जाहिर है वह उससे प्रेम करता होगा। वह दोनों कौन थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए उनका प्रेम महत्व रखता है, इसलिए नहीं कि वह मुझे प्रभावित करता है या मेरे दिल में कोमल भावनाएं जगाता है, बल्कि इसलिए कि इससे मेरे युवा दिनों की कुछ यादें लौटी हैं। एक शिकार के दौरान की विचित्र यादें। जब प्रेम मेरे सामने वैसे ही प्रकट हुआ जैसे प्राचीन काल में ईसाइयों को आसमान में अचानक सलीब का इल्हाम हुआ था। मैं एक आदिम मनुष्य की तमाम मूल वृत्तियों और इंद्रियों के साथ जन्मा था, जिसे सभ्यता के तर्कों और आत्मसंयम ने बाद में संवारा। मुझे शिकार करने का शौक था। हालांकि घायल शिकार उसके रक्त रंजित पंखों और अपने रक्त से सने हाथों को देखकर मेरे दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। उस वर्ष पतझड़ के बाद सर्दियां जल्दी शुरू हो गई थी और मेरे चचेरे भाई कार्ल द रोविल ने मुझे दलदल के निकट सुबह के समय बतखों के शिकार के लिए आमंत्रित किया था। कार्ल 40 वर्षीय जिंदा दिल इंसान था। उसके बाल और चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उसके बाल लाल और चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उसकी जीवंतता मुर्दे में भी जान फूंक सकती थी। वह एक ऐसे मकान में रहता था जो आधा फार्म हाउस और आधी गढ़ी जैसा था। वह एक विस्तृत घाटी में स्थित था, जिससे होकर एक नदी बहती थी। घाटी के दोनों ओर की पहाड़ियाँ वनों से आच्छादित थी। ये वन उसकी जागीर का हिस्सा थे और इसमें पुराने शानदार ऊंचे पेड़ों की भरमार थी। फ्रांस के उस इलाके का सबसे बढ़िया शिकार इन वनों से मिलता था। यहाँ कभी कभी शिकार के लिए बाज भी मिल जाते थे और एक दूसरे स्थान पर जाते हुए प्रवासी पक्षियों के झुंड इन विराट ओक के पेड़ों में डेरा डालते थे। वह इस तरह से यहाँ आते जैसे ये जंगल उनके विश्राम के लिए ही सुरक्षित रखे गए हों। घाटी में विस्तृत चरागाह थे, जिन्हें बरसाती नालों से पानी मिलता था। झाड़ियों की बाढ़ ने इन्हें एक दूसरे से अलग किया था। नदी इस क्षेत्र में तटों के बीच से बहती थी, लेकिन आगे जाकर वह दूर तक फैली दलदली भूमि में पसर जाती। यह स्थान शिकार करने वालों के लिए स्वर्ग था। मेरा भाई इसकी बड़े जतन से देखभाल करता था और उसे इस पर गर्व था। दलदल को नरकुलों ने ढक रखा था। इनके बीच से पतले रास्ते काटे गए थे, जिनसे होकर बांस की पतवार से चपटे तले वाली नावें खींची जाती थीं। जब नावें चुपचाप ठहरे हुए पानी पर फिसलती हुई बढ़ती तो मछलियाँ सट से सेवार में छिप जाती और काले सिर वाली जंगली मुर्गाबियाँ एकदम से गोता लगा जाती। पानी को देख मुझ में रोमांच पैदा हो जाता, जैसे विस्तृत अपरिमित निरंतर गतिशील समुद्र हो, या वह नदियाँ जो इतनी सुंदर होती हैं पर जो हमेशा दूर भागने की जल्दी में रहती हैं। पर मुझे सबसे प्रिय है रुका हुआ पानी या दलदली इलाका। यह ऐसा क्षेत्र होता है जो असंख्य
विविधतापूर्ण जल जंतुओं से भरा होता है। यह अलग ही दुनिया है जिसके अपने निवासी, अपने प्रवासी यात्री, अपनी अलग आवाज़ें और अपने ही रहस्य होते हैं। दलदल से अधिक अशांत और कभी कभी भयानक भी कुछ नहीं होता। पानी से ढकी इस समतल भूमि पर आखिर क्यों यह अजीब सा भय मंडराता रहता है? क्या यह नरकुलों की सरसराहट से उत्पन्न होता है, या शांत रातों में होने वाली आवाज़ों, या उस कोहरे से जो इन नरकुलों पर छाया रहता है? कभी कभी यह खामोशी तोपों की गरज और बादलों की गड़गड़ाहट से भी ज़्यादा भयावह हो जाती है, और ये दलदली इलाके सपनों में देखे रहस्यमय भयावह देशों की याद दिलाने लगते हैं। नहीं, इसमें भी अधिक कुछ है। एक और रहस्य जिसे सृष्टि का रहस्य कहा जा सकता है। सृष्टि का यह जीव ऐसे ही ठहरे हुए और कीचड़ भरे पानी में, सूरज की तपती गर्मी में, ऐसे ही नमी भरे माहौल में तो जन्मा था। मैं शाम को अपने भाई काल के पास पहुंचा। कड़ाके की सर्दी थी। हमने उस विशाल कमरे में खाना खाया जहां दीवारों पर, छत पर, साइन बोर्डों पर हर जगह भूस भूरे हुए पक्षी, उल्लू, गौरैया, बाज, गिद्ध, सारस वगैरह टंगे थे। कुछ पंख फैलाए तो कुछ डालों पर। इनके बीच सील का कोट पहने काल खुद भी ध्रुवी प्रदेश का जानवर प्रतीत हो रहा था। उसने मुझे रात का इंतजाम बताया। हमें सुबह 3:30 बजे उठकर अपने गंतव्य की ओर चलना था ताकि 4:30 बजे तक वहां पहुंच सके। उस जगह पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से हमारे लिए एक झोपड़ी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य हमें शरीर को आरे की तरह चीरती, चाकू सा काटती, जहरीली तीर की तरह बेचती बर्फीली हवाओं से बचाना था। कार्ल ने हथेलियां रगड़ते हुए कहा, मैंने ऐसी जमा देने वाली ठंड पहले कभी नहीं देखी। अभी से शाम को 6 बजे तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे पहुंच रहा है। खाना खत्म करते ही मैं बिस्तर में घुसा और लेटकर सो गया। पास ही अंगीठी में आग जल रही थी। 3 बजे कार्ल ने मुझे जगाया। मैंने भेड़ की खाल का ओवरकोट पहना और कार्ल ने भालू की खाल का। 2 कप जीभ जला देने वाली गर्म कॉफ़ी और ब्रांडी लेने के बाद हम बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सके। हमारे साथ एक सहायक और हमारे कुत्ते प्लांजो और पियरो थे। बाहर कदम रखते ही खून जमा देने वाली बर्फीली हवा का झोंका मुझे चीरता हुआ निकल गया। यह ऐसी रात थी जब हवा भी जमी हुई प्रतीत होती है। सर्दी शरीर में दांत चुभो देती है। यह पेड़ों, पौधों, कीड़े मकोड़ों और पक्षियों को निर्जीव कर देती है, जो शाखों से नीचे जमी हुई धरती पर गिरते हैं और ठंड से अकड़ जाते हैं। चांद रात के अंतिम प्रहर पर था और धरती आकाश के बीच लटका हुआ सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे भीषण ठंड से कमजोर होकर वह न रोशनी दे पा रहा है और न क्षितिज के पार जा पा रहा है। मैं और काल ठंड से दोहरे होकर जेबों में हाथ डाले और कंधों पर बंदूकें लटकाए जा रहे थे। हमने अपने जूतों पर नमदा लपेट रखा था ताकि जमी बर्फ पर फिसलने से बच सकें और जूतों की आवाज़ भी न आए। मैंने कुत्तों की ओर देखा जिनकी सांसों से भाप निकल रही थी। कुछ देर में हम दलदल के किनारे पहुंचे और हमने सूखे नरकुलों के बीच से गुजरती पगडंडी पकड़ ली। हमारी कोहनियाँ लंबी पत्तियों से टकरा रही थी जिनसे सरसराहट की तेज आवाज़ हो रही थी, और दलदल को देखकर पैदा होने वाले अजीब से भाव मेरे भीतर उमड़ घुमड़ रहे थे। हम सावधानी से दलदल पर चल रहे थे। अचानक एक मोड़ पर मैंने बर्फ से बनी झोपड़ी देखी जो हमें बर्फीली हवा से बचाने के लिए बनाई गई थी। हम भीतर गए क्योंकि भी पक्षियों के जागने में 1 घंटा शेष था। मैं अपने ऊनी लवादे में उकड़ू होकर बैठ गया। फिर पीठ के बल लेटकर मैंने बर्फ की दीवार पर टेढ़े मेढ़े दिखते चाँद को देखा, लेकिन दलदल, बर्फ की दीवारों और नीचे से आती ठंड मेरे भीतर तक बैठ गई और मुझे खांसी आने लगी। कार्ल चिंतित हो उठा व बोला, अगर हम आज अधिक शिकार न कर पाए तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। चलो आग जलाते हैं। उसने साथ में आए सहायक शिकारी को नरकुल काट कर लाने को कहा। हमने झोपड़ी के बीच नरकुलों का ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी। झोपड़ी के बीचों बीच धुआं निकलने के लिए एक छेद किया गया था। आग लगने से बर्फ की पारदर्शी दीवारें पिघलने लगी
और उसमें पानी की बूंदें ऐसे टपकने लगी जैसे उन्हें पसीना आ रहा हो। काल ने मुझे बाहर से आवाज़ दी, बाहर आओ और देखो यह गजब का नज़ारा। मैं बाहर निकला तो दंग रह गया। शंकु के आकार की हमारी झोपड़ी एक ऐसे विशाल हीरे की तरह लग रही थी जिसके बीच में शोले भड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जलता हुआ हीरा अभी अभी इस दलदल में प्रकट हुआ हो। उसके अंदर हमें दो अद्भुत आकार दिखाई पड़ रहे थे जो हमारे कुत्तों के थे। वह अपने को गर्म करने के प्रयास में आग के पास बैठे थे। अचानक एक तीखी चीख हमारे सिर पर से गुजर गई और आग की रोशनी में हमें जंगली पक्षियों को गुजरते देखा। कोई भी चीज इतना गहरा असर नहीं डाल सकती जितना सुबह के समय का पक्षियों का यह कोलाहल। यह आवाज़ एकदम से सुनाई देती है और फिर एकदम से दूर चली जाती है। इस सर्द अंधेरी सुबह में तेजी से दूर जाती यह चीख मुझे दुनिया छोड़ रही किसी आत्मा की आह सी लगती है। काल ने कहा, आग बुझा दो, सुबह होने वाली है। आकाश वाकई धूमिल होने लगा था और जंगली बतखों और हंसों के झुंड ऊपर इस तरह उड़ते हुए निकलने लगे जैसे कोई रेखा से जल्दी खींची और फिर मिटा दी जाए। ढलती रात के धुंधलके में रोशनी की एक लकीर कौंध गई। काल ने गोली चलाई थी और दोनों कुत्ते शिकार उठाने के लिए एकदम से दौड़े। उसके बाद मैंने और काल ने एक के बाद एक ऊपर से गुजरते पंछुओं के झुंडों पर निशाना साधना शुरू किया और हमारे कुत्ते मुस्तैदी से नीचे गिरते पक्षियों को अपने मुंह में दबा कर उठा लाते। कई बार लगता जैसे मरे पक्षियों की आंखें हमें घूर रही हैं। दिन निकल आया था और आकाश भी एकदम साफ था। हम वापस आने की सोच रहे थे कि तभी दो पक्षी पंख फैलाए हुए तेजी से हमारे ऊपर से निकले। मैंने गोली चलाई और उसमें से एक मेरे पैरों के पास आकर गिरा। वह एक बहुत ही सुंदर हंसनी थी। अचानक नीले आसमान में मैंने एक और आवाज़ सुनी, एक पक्षी की आवाज़। दूसरा पक्षी जिसे बख्श दिया गया था हमारे ऊपर मंडराने लगा। वह दिल चीर देने वाले स्वर में बार बार चीख रहा था और अपने मृत साथी को देख रहा था जिसे मैंने उठा लिया था। काल घुटनों के बल बैठकर उसका निशाना साधने लगा और कहा, तुमने हंसनी को मार दिया है, अब यह हंस यहाँ से नहीं जाएगा। वह वाकई वहाँ से नहीं जा रहा था और हमारे ऊपर मंडरा रहा था। उसका करुण रुदन जारी था। पीड़ा की आहों कराहों से मैं कभी इतना द्रवित नहीं हुआ था जितना उस बेचारे पक्षी की दर्द भरी चीख से। कभी कभी वह बंदूक से डर से ऊपर उड़कर चला जाता और लगता कि वह अकेला ही आगे उड़ जाएगा, लेकिन वह फिर अपने साथी के पास लौट आता। काल ने कहा, उसे जमीन पर रख दो, धीरे धीरे वह करीब आ जाएगा। वाकई वह हमारे बिल्कुल करीब आ गया। मृत संगनी के प्रति उसके प्रेम और गहरे लगाव ने उसके खतरे के प्रति बेपरवाह कर दिया था। काल ने गोली चलाई। आकाश में टंगा हंस जमीन पर इस तरह गिरा जैसे उसकी डोर किसी ने काट दी हो। मैंने काली सी चीज नीचे आती देखी और नरकुलों के बीच कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। पियरो उसे उठा लाया। दोनों ठंडे पड़ चुके थे। मैंने उन्हें एक ही थैले में डाल दिया और उसी शाम वापस पेरिस चला गया।